कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को इतिहास का अध्याय 7 भारतीय गणतंत्र की स्थापना के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके बाद ये जो गठन हुआ था अंतरिम सरकार के सदस्यों का, ये आपका उस समय का चित्र लिया हुआ है और ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे जो उसमें नहीं शामिल थे। इसके बाद ये यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा पंडित नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हुए, ये पंडित नेहरू जी जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे इस टाइम की शपथ दिलाते हुए। आपके ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने पूरा संविधान का गठन किया। चलिए आगे देखते हैं। ये खालिस्तान आपका दिया हुआ, सबसे पहले खालिस्तान को ही भरना है। तो इसमें है सत्ता हस्तांतरण संबंधित 3 ब्रिटिश मंत्रियों की समिति को कहा गया। ये कैबिनेट मिशन कहा गया। इसको बोला गया कैबिनेट मिशन। ये इस जगह पे भरना है आपको। इसके बाद है केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद संविधान सभा यानी संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये थे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पे। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे एटली थे। और नंबर 6 है आपका ब्रिटिश भारत के अंतरिम वायसराय कौन थे? हमारे अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये खालिस्तान आप लोग भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं नंबर 7 पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नंबर 8 में है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और नंबर 9 है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये है आपको सुमेल कीजिए। तो नंबर का है सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। ये आपका है क वाला है, तो यहाँ पर क लिख सकते हैं आप। चलिए इसके बाद ख में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस जो है आपको 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, तो यहाँ पर आप ख लिख सकते हैं। इसके बाद आता है ग। संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप कब दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को दिया था, तो यहाँ पे ग लिख सकते हैं आप। इसके बाद आता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। तो ये आपका ये दिवस इस दिन है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? घ लिखेंगे। इस तरह से आप इसको सारे को क्या कर सकते हैं? सुमेलित कर सकते हैं। चलिए 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री व बाबू राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तत्कालीन खाद्य मंत्री आर के पाटिल ने तिरंगा झंडा फहराया। सन 1947 में भारत में शामिल राज्यों के अथवा 550 स्वतंत्र रियासतें थी। सभी रियासतों को भारतीय गणतंत्र में शामिल करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सफलता मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है।
फरवरी सन 1948 को जूनागढ़ का विलय हुआ था। जूनागढ़ कश्मीर का विलय है। हैदराबाद के विलय की समस्या प्रमुख थी। संविधान प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 26 जनवरी सन 1949 में संविधान के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। तिथियों के योजनाओं को उचित क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले है माउंटबेटन योजना, फिर कैबिनेट मिशन योजना, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कैबिनेट मिशन योजना, नंबर 2 पे आता है माउंटबेटन योजना और नंबर 3 पे आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कैबिनेट मिशन क्या है, इसके बारे में उत्तर लिखना है। तो सन 1946 में इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली ने भारत को स्वतंत्र करने का विचार किया। वह चाहता था कि भारत शीघ्र आजाद हो और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने एक 3 सदस्यीय समिति को भारतीय नेताओं से बातचीत कर उपस्थित समस्याओं को दूर करने के सुझाव देने का दायित्व सौंपा। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए व्यक्ति और भारतीय रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल होंगे। इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना कैसे हुई, तो उत्तर है ये गवर्नर जनरल वेवेल के आमंत्रण पर केंद्र पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार में पहले तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। जब शामिल हुई तो उसने सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने दिसंबर सन 1946 से अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग तथा राजाओं ने उसमें भाग नहीं लिया। माउंटबेटन योजना क्या है, तो लॉर्ड माउंटबेटन मार्च सन 1947 को वायसराय बनकर भारत आए। वे देश की स्वतंत्रता की योजना को अंतिम रूप देने आए थे। उस समय भारत धार्मिक सांप्रदायिक अराजकता की दौर से गुजर रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के शीर्ष नेताओं से लंबी बातचीत की, लेकिन समझौता का कोई असर नजर नहीं आया। तो अंत में उसने भारत विभाजन की सिफारिश कर दी। इस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है, उत्तर है इसका लॉर्ड माउंटबेटन की सिफारिश पर इंग्लैंड की संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिनियम को ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्न है। नंबर 1, भारत तथा पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण। नंबर 2, दोनों को अपना संविधान निर्माण की स्वतंत्रता। नंबर 3, दोनों देश चाहे तो राष्ट्रमंडल के सदस्य रहें। नंबर 4, भारत सचिव पद की समाप्ति। नंबर 5, ब्रिटिश शासन का अंत। नंबर 6, नए संविधान बनने तक 1935 अधिनियम लागू। दोनों देशों में से इंग्लैंड की सभी पुरानी संधि समाप्त। दोनों को गवर्नर जनरल चुनने की स्वतंत्रता। देशी रियासतों का विलय क्यों किया गया, तो ये उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत को आजादी मिली। साथ ही भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान नामक 2 राज्यों में हो गया। उस समय देश में लगभग 550 से ज्यादा स्वतंत्र रियासतें थी। उनके विषय में यह प्रावधान किया गया था कि वे चाहें तो दोनों में से किसी भी राज्य में शामिल हो सकते हैं। भारतीय राजनेता देश के विभाजन का दंश तो झेल चुके थे और अब वे भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता नहीं देख सकते थे। यदि ये रियासतें स्वतंत्र राज्य बन जाती तो इससे भारतीय सुरक्षा को खतरा भी उत्पन्न हो जाता। अतः भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए देशी रियासतों का विलय आवश्यक था। भारत में रियासतों के विलय की जिम्मेदारी दबंग नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत कंधे पर सौंपी गई।
भारतीय गणतंत्र की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? तो उत्तर है समस्याएं। नंबर 1 शरणार्थियों की समस्या, नंबर 2 पाकिस्तान से हिंदुओं तथा अन्य जातियों को भगाया गया, ये सब भारत आए, इन्हें बसाना बड़ी समस्या थी। नंबर 2 रोजगार की समस्या, पाकिस्तान से आए लोगों के पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था, भारत के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई। आर्थिक समस्या, भारत पाक बंटवारे के कारण कई उद्योग पाकिस्तान में चले गए, कई कारखाने बंद हो गए, मजदूर बेकार हो गए, भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। नंबर 4 भोजन की समस्या, विभाजन के बाद गेहूं और चावल उत्पन्न करने वाला एक विस्तृत क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। परिवहन व्यवस्था की समस्या, देश विभाजन के कारण परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। नंबर 6 कश्मीर समस्या, पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, कश्मीरी भारत में मिलाना चाहते थे, कश्मीर में सेना भेजी गई और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। नंबर 7 देशी राज्यों की समस्या, स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के साथ 500 से भी अधिक देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो गई। इन रियासतों को भारत संघ में शामिल किए बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी थी। टिप्पणी लिखना है लीग की सीधी कार्रवाई, नंबर 2 है भारत विभाजन, नंबर 3 है भारतीय संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले हम चलते हैं लीग की सीधी कार्रवाई क्या थी। मुस्लिम लीग अलग राज्य के रूप में पाकिस्तान चाहती थी और कांग्रेस भारत का विभाजन हर हाल में रोकना चाहती थी। 19 अगस्त सन 1946 पर मुस्लिम लीग की यह अलगाववादी भावना परवान चढ़ गई और उसने सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। बंगाल, बिहार, मुंबई और कई राज्यों में हिंदू मुसलमान आपस में मरने मारने लगे। पूरे देश में सांप्रदायिक का तांडव होने लगा। हजारों निर्दोष लोग अकारण मारे गए, लेकिन न ही मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और न ही सरकार द्वारा इसे रोके जाने का कोई प्रयास किया गया। यह दंगा महीनों तक चलता रहा। इसमें लाखों लोगों की जानें गई, अरबों की संपत्ति गई। भारत विभाजन, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभ से ही भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थी, पर मोहम्मद अली जिन्ना की कट्टरता और देश में भड़कती हिंसा और अपार धन की जन की हानि ने उन्हें भारत विभाजन को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। महात्मा गांधी ने विवश होकर कहा कि शरीर के किसी अंग में यदि असाध्य रोग हो जाए तो उस अंग को काट कर फेंक देना चाहिए। स्पष्ट था कि कांग्रेस ने लाचारी की स्थिति में भारत विभाजन को स्वीकार किया और अखंड भारत पाकिस्तान और भारत के रूप में 2 खंडों में हो गया। पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान बना। शेष भारत देश बना। भारतीय संविधान का निर्माण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक समिति गठित की गई, जिसका नाम संविधान सभा था। इस सभा में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति ने दिसंबर सन 1946 में अपना कार्य आरंभ किया और नए संविधान का प्रारूप 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसे 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस प्रकार हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य बन गया। इस दिन की याद में हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मंत्रिमंडल की कार्रवाई में बाधा पड़ने में क्या असर पड़ा? बाधा पड़ने से क्या असर पड़ा, इसका उत्तर देना है। मंत्रिमंडल की कार्रवाई से ही राष्ट्र विकास की नीतियां बनती हैं। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय कार्रवाई के द्वारा ही संपन्न होता है। यदि मंत्रिमंडल की कार्रवाई में अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न किया जाता है तो कई राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेने में देरी होती है। विकास की योजनाओं को भी उचित समय पर लागू नहीं किया जा सकता। इससे राष्ट्र का विकास प्रभावित होता है और राष्ट्रीय एकता को भी क्षति होती है। जनता में सरकार और विपक्ष की छवि धूमिल हो जाती है। भारत में लौह पुरुष किसे तथा क्यों कहा जाता है?
उत्तर है, भारत में लौह पुरुष ओजस्वी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। देश की आजादी के समय लगभग 550 से भी अधिक स्वतंत्र रियासतें देश में थी। यदि उनका विलय भारत में नहीं किया जाता तो देश की एकता व सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। इन रियासतों के विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई थी। उन्होंने इस दायित्व को बड़ी बुद्धिमत्ता से निभाया। अपनी सूझबूझ के कारण अधिकांश रियासतों को उसने भारत में मिला लिया। इस असाधारण कार्य की सफलतापूर्वक करने के लिए ही सरदार पटेल को लौह पुरुष से सम्मानित किया गया। टिप्पणी लिखिए। पहला है जूनागढ़ समस्या, नंबर 2 कश्मीर समस्या, नंबर 3 हैदराबाद का विलय। तो ये उत्तर है। जूनागढ़ समस्या देखते हैं क्या है। जूनागढ़ सौराष्ट्र का एक छोटा सा रियासत था। वहां का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन वहां की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। अतः सत्ता और जनता के बीच संघर्ष छिड़ गया और नवाब जूनागढ़ छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। इस प्रकार फरवरी सन 1948 को जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। कश्मीर की समस्या। उस समय कश्मीरी रियासत पर राजा हरि सिंह का शासन था। वे चाहते थे कि उनकी रियासत एक स्वतंत्र राज्य बने। वे किसी भी राज्य में शामिल होने को तैयार न थे, किंतु वहां की जनता भारत विलय की मांग कर रही थी। रियासत की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के सशस्त्र घुसपैठियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत ने इस संघर्ष में राजा हरि सिंह का पूरा सहयोग दिया और घुसपैठियों को खदेड़ दिए गए। तब राजा हरि सिंह ने स्वेच्छा से कश्मीरी रियासत का भारत में शामिल करना स्वीकार किया और संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया। तब से कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आजादी के इतने साल बाद भी पाकिस्तान कश्मीर पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में परोक्ष रूप से मदद करता आ रहा है। हैदराबाद का विलय। तत्कालीन हैदराबाद रियासत में मुगल शासक था, मुसलमानों का शासक था। वह पाकिस्तान के बहकावे में आकर अपना राज्य पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, किंतु वहां की जनता स्वामी रामतीर्थ के नेतृत्व में हैदराबाद का भारतीय गणराज्य में विलय की मांग कर रही थी। इन मांगों को दबाने के लिए निजाम द्वारा जनता पर अनेक अमानवीय अत्याचार किया गया। अंततः भारतीय सैनिकों द्वारा निजाम के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई और हैदराबाद रियासत भी भारत में विलीन हो गई। भारत के विभाजन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये उत्तर है आपका। भारत के विभाजन के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 अंग्रेजी सरकारी की फूट डालो और राज्य करो की नीति। प्रारंभ में अंग्रेज सरकार ने मुसलमानों की मांगों को कुचलने का प्रयास किया था, किंतु जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई तब कांग्रेस सरकार की चिंता बढ़ गई। अब वह मुसलमानों को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी थी। उसी के उकसाने पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार सरकार की फूट डालो और शासन करो की नीति भी पाकिस्तान के निर्माण में सहायक सिद्ध हुई। नंबर 2 है मुस्लिम अली जिन्ना की हठ धर्मिता। जिन्ना द्वारा पाकिस्तान बनाने की रट तथा हठ धर्मिता के कारण पाकिस्तान का निर्माण संभव हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना की ही देन थी। उन्होंने अपनी तार्किक योग्यता के द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत और भारत के विभाजन की मांग को प्रतिपादित किया। नंबर 3 है मुस्लिम लीग की 2 राष्ट्र नीति। क्या थी ये मुस्लिम लीग? लोग प्रारंभ से ही यह प्रचार कर रही थी कि इस देश में हिंदू और मुसलमान हैं। इसी आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग करती रही। सन 1940 में उसने पाकिस्तान की मांग कर दी थी। अंग्रेजों का भी इसमें सहयोग रहा। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे। 16 अगस्त सन 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप देश में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इस रक्तपात को देखकर कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया। नंबर 5 कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति।
कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण भी देश का विभाजन हुआ। यदि प्रारंभ से ही कांग्रेस मुस्लिम लीग के प्रति कठोर नीति अपनाती तो संभवतः लीग का उत्साह ठंडा पड़ गया होता। इसी के साथ ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि आप लोगों को मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।